दो टॉपिक है अपने पास में, एक तो है फर्टिलाइजेशन और दूसरा है आरोपण या अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। लास्ट में क्या पढ़ा था अपन ने कि जो आतरु चक्र है उसमें जो 14वें दिन की अवस्था आती है, वहाँ क्या हो रहा था, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही थी LH हार्मोन के कारण। यानी कि अब तक अपने पास में दो चीजें प्राप्त हो रखी है। जो मेल होता है, मेल ने तो क्या प्रोड्यूस कर दिए, क्या बना दिए मेल ने तो शुक्राणु। मेल के द्वारा क्या बनाए गए, शुक्राणु। और दूसरा जो है वह है फीमेल, और फीमेल ने क्या उत्पन्न कर दिए हैं, अंडाणु। दोनों के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो दोनों शुक्राणु और अंडाणु है इनके जुड़ने की या संलयित होने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, ये कहला रहा है निषेचन। जो शुक्राणु है वो कैसी संरचना है, अगुणित। जो अंडाणु है वो कैसी संरचना है, अगुणित। जो बनेगा वो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये कैसी संरचना रहेगी, 2n यानी डिप्लॉइड संरचना रहेगी। शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी थी, 23, और अंडाणु में कितनी है, 23, और युग्मनज जायगोट में कितनी हो गई, 46। ये प्रक्रिया अपने को पता है कि शुक्राणु और अंडाणु का जो संयोग हो रहा है, संलयन हो रहा है, इस क्रिया को अपन कह रहे हैं निषेचन। अब ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होगी और कैसे संपन्न होनी है, इसी में अपने को पढ़ना क्या, निषेचन और आरोपण। यानी कि निषेचन होने के बाद में जो युग्मनज बन गया है ये भ्रूण में कन्वर्ट होना है, और इसका क्या होना है, अंतरोपण होना है। यानी जो गर्भाशय की दीवार है उसके साथ में ये अटैच कैसे होगी और पूरा विकास कैसे होगा। तो ये तो अपने को सामान्य जानकारी है कि शुक्राणु और अंडाणु होंगे। शुक्राणु है नर युग्मक, अंडाणु है मादा युग्मक, और दोनों कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या रहती है 23। दोनों जुड़ेंगे तो संरचना बनेगी कौन सी, युग्मनज, और इसको बोल रहे हैं अपन जायगोट। और ये कैसी होगी, डिप्लॉइड संरचना होगी, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 46। शुक्राणु बने थे कौन सी प्रक्रिया से, शुक्र जनन प्रक्रिया से, और अंडाणु बने थे अंड जनन। यानी अपन ने इससे पहले पढ़ा था युग्मक जनन वाला जो टॉपिक था, उससे अपने पास युग्मक बन चुके। अब पढ़ना निषेचन। तो सबसे पहले ध्यान रखना निषेचन की प्रक्रिया होगी कहाँ पे, जो फीमेल बाग है, जो फीमेल संरचना है, यदि अपन उसकी संरचना देखें तो अपने पास में जो गर्भाशय है उसकी संरचना के में क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे ये बाग है तो यदि अपन गर्भाशय की संरचना बनाना चाहे ऐसी संरचना देखी होगी अपन ने। इस संरचना को क्या कह रहे हैं, दोनों तरफ का बनाने से कोई मतलब नहीं है अभी अपने को। ये संरचना क्या है, देखो ये तो हो गया अपने गर्भाशय, और ये संरचना क्या हो गई, अंडाशय। और इस संरचना को क्या नाम दे रहे हैं, ये है डिंब वाहिनी।
या इसी को अपन क्या कह रहे हैं, फैलोपियन नलिका। जो निषेचन का कार्य होता है वो कहाँ पे पूरा होता है, फैलोपियन नलिका में, या डिम्ब वाहिनी, डिम्ब नलिका, ओविडक्ट, ये सब इसी के नाम है। इसके भी अपन ने 3 भाग पढ़े हैं। जो अंडा से उसके पास वाला भाग तो क्या कहलाता है, इन्फंडिबल कहलाता है। उसके आगे वाला भाग क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। और उसके आगे वाला भाग क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाता है। तो यानी कि जो ये पास वाला भाग है ये तो क्या हो गया, इन्फंडिबुलम। और बीच वाला भाग को क्या कह दिया अपन ने, एम्पुला। और जो गर्भाशय के पास वाला भाग है ये क्या हो गया, इस्थमस। इनमें से निषेचन कहाँ होता है, एम्पुला वाले रीजन में। और परफेक्ट कहाँ होता है, जहाँ एम्पुला और इन्फंडिबुलम क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, या जहाँ जंक्शन है दोनों का, उस बिंदु पे क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तीनों भागों के नाम आए तो अपने को एम्पुला बताना है। यदि ऑप्शन में इन्फंडिबुलम और एम्पुला का जंक्शन आ रखा ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर, एम्पुला और इन्फंडिबुलम का जो जंक्शन है, जॉइंट वाला है, वहां पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। हुआ क्या था, 14वें दिन जो आतारू चक्कर चलता है उसके 14वें दिन क्या हुआ था, एक संरचना रिलीज हुई थी जिसको अपन ने क्या कहा था, तृतीयक oocyte या अंडाणु अपन ने उसको कहा था। तो ये संरचना कैसी है, मतलब कौन सी संरचना है, इसको अपन कह रहे हैं अंडाणु। ये रिलीज हो गया कब, आतारू चक्कर के 14वें दिन। 14वें दिन क्या हुआ था, जो ग्राफियन पुट्टिका थी वो LH हार्मोन की अधिकता के कारण क्या हो गई, फट गई। और उसने क्या किया, जो संरचना है सबसे पहले अपने पास में क्या थी, ग्राफियन पुट्टिका। ये ग्राफियन पुट्टिका क्या उत्पन्न कर रही है, देखो एक तो इसने रिलीज किया कौन सा, सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte उत्पन्न कर दिया इसने। यदि द्वितीयक oocyte के पास में क्या आ जाते हैं, कौन सी संरचना आ रही है, शुक्राणु आ जाता है, तो ये क्या कर लेगा, निषेचन कर लेगा। और निषेचन से क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। यदि शुक्राणु नहीं आता इसके पास में तो ये कार्य भी नहीं होना है। इसके अलावा जो खोल बच गया था ग्राफियन पुट्टिका का, इसने क्या बना दिया, जो खोल बचा हुआ था, जो आवरण बचे हुए थे, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, कार्पस ल्यूटियम बना दिया इसने। इस कार्पस ल्यूटियम को क्या बोल रहे हैं अपन, येलो बॉडी करें इसी को। ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, 2 हार्मोन रिलीज करता है। एक का नाम तो क्या है, प्रोजेस्टेरोन, और दूसरे का नाम एस्ट्रोजन। इसमें जो प्रोजेस्टेरोन है ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, और जो एस्ट्रोजन है ये कम मात्रा में रिलीज होता है। तो मुख्य हार्मोन कौन सा हो गया इसका, प्रोजेस्टेरोन। यदि निषेचन हुआ होगा तो यहाँ यानी कि युग्मनज बन गया होगा, जो अपन यहाँ देख रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, इस मार्ग से कौन एंट्री लेंगे, शुक्राणु एंट्री लेंगे, और ये शुक्राणु कहाँ पहुंचेंगे, इसके पास में, और निषेचन हो जाएगा, युग्मनज बन गया। ये युग्मनज धीरे धीरे किधर बढ़ेगा, गर्भाशय की तरफ बढ़ेगा। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, अपन ने क्या पढ़ा है, जो गर्भाशय की भित्ति होती है वो 3 परतों से मिलकर बनी हुई है, पेरीमीट्रियम,
मायोमीट्रियम या मीजोमीट्रियम कह दो उसको, और एंडोमीट्रियम। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? एंडोमीट्रियम। यानी कि मान लो इसको अपन लेयरों में डिवाइड करें तो ये हो गई एंडोमीट्रियम। इसे बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। निषेचन नहीं होगा तब तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये किस में बदल जाएगी? कार्पस एल्बिकेंस। और इसको क्या कह रहे हैं अपन? वाइट बॉडी कह रहे हैं इसको। ये भी दोनों हार्मोन रिलीज करती है। कौन से? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करती है, लेकिन यहाँ प्रोजेस्टेरोन कम मात्रा में, एस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में है। सीधा सा दिमाग में ध्यान रखना, जो ओव्यूलेशन प्रक्रिया हो रही है उसमें अंडाणु कौन सी अवस्था में रिलीज हो गया है? द्वितीयक oocyte की अवस्था में रिलीज हो गया है। और यदि इसके पास में शुक्राणु आ जाता है तो निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, और निषेचन होने के बाद में युग्मज का विकास हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? जो खोल बना था उसने बना दिया कार्पस ल्यूटियम, और वो रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में, तो ये प्रोजेस्टेरोन जाता कहाँ पे? गर्भाशय की एंडोमीट्रियम में, और उसको प्रिपेयर करने का काम करता है जिससे कि यहाँ जो बेबीज है उसका विकास हो सके। यदि निषेचन नहीं हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ये हार्मोन स्रावित होना बंद हो जाएगा, और जो एंडोमीट्रियम है उसका विकास भी रुक जाएगा और वो टूट के बाहर निकलने लगेगी, जिसको अपन कहेंगे रक्तस्राव। और ये कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगी? कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको कहेंगे व्हाइट बॉडी, इसको कहेंगे येलो बॉडी। अब जो ये द्वितीयक oocyte है, oocyte की संरचना कैसे होती है? ये तो था अपने पास में द्वितीयक oocyte। इसके चारों तरफ क्या बन गई? एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया, और इसके चारों ओर एक और संरचना विकसित हो गई। के अंदर एक क्या है? केंद्रक। और केंद्रक कैसा? भी अगुणित। तो ये संरचना तो क्या है? केंद्रक अगुणित। ये संपूर्ण संरचना क्या कौन सी है? सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं इसको। जो लेयर बनी है ये लेयर कौन सी है? जोना पेल्यूसिडा। और इसके चारों ओर जो आवरण बना हुआ है ये क्या है? कोरोना रेडिएटा। ये संरचनाएं दिमाग में रखनी है। और इसके पास में कौन आता है? के पास में आता है शुक्राणु स्पर्म। आगे वाला भाग कौन सा है? आगे वाले भाग को क्या नाम दे रहे हैं अपन? ये है एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है। वो हार्मोन क्या करता? सबसे पहले तो नष्ट करता कोरोना रेडिएटा को, उसके बाद में फिर नष्ट करता है किसको? जोना पेलुसिडा को। और अंदर जो ये द्रव्य भरा हुआ यानी केंद्रक तक पहुंच जाता हो। और विशेष ध्यान रखना, केवल जो एक्रोसोम है यानी शीर्ष और मध्य भाग यही एंट्री लेता है अंदर। इस अंडाणु में क्या करेगा? यही एंट्री लेगा, पूंछ वाला पूरा हिस्सा बाहर का बाहर ही रहना है। तो दो ही भाग एंट्री लेते हैं, शीर्ष भाग और मध्य भाग। यहाँ क्या होता है? जैसे ही जो एक शुक्राणु है एंट्री लेता है या क्या करता है? वापिस एक लेयर का निर्माण कर देता है, जिससे जो भी छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। तो केवल एक ही शुक्राणु क्या कर पाता है?
इसके अंदर एंट्री ले पाता है। तो क्या ध्यान रखना अपने को, जो द्वितीयक ऊसाइड संरचना जिसको अपन अंडाणु भी कह रहे हैं, ये संरचना में दो लेयरें हैं। पहली लेयर है जोना पेलुसिडा की और दूसरी लेयर है कोरोना रेडिएटा की। बहुत सारे शुक्राणु आते हैं, उनमें से एक शुक्राणु क्या करता है, इसके अंदर एंट्री ले पाता है। तो इसके लिए शुक्राणु के पास जो शीर्ष भाग है उसमें एक विशेष संरचना है जिसका नाम है एक्रोसोम, और ये हार्मोन रिलीज करता है जिसके कारण ये परतें टूट जाती है और ये अंदर एंट्री ले लेता है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, केंद्रक है, वो भी कैसा है, अगुणित है। तो इसका केंद्रक और इसका केंद्रक क्या होगा, जुड़ेगा। तो कैसा हो गया, द्विगुणित केंद्रक। और पूरी संरचना क्या कहलाएगी, युग्मनज कहलाएगी। तो मैं जैसे सपोज करो यहां लिख देता हूं कि ये कोई युग्मनज है, जायगोट। और जायगोट कैसा है, 2n द्विगुणित। यहां क्या होता है, विभाजन चलता है और इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे संरचनाओं में इसमें बदलाव होता है। यानी कि ये प्रक्रिया क्या है, विदलन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। दो के बाद में 2 से 4, 4 से 8, और ये हो जाएगा 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। अब ये ध्यान रखना, जो ये संरचनाएं बन रही है, इन सभी संरचनाओं को नाम क्या दे रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स। क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर्स कहलाती है। इनमें से दो विशेष नाम याद रखने अपने को। 8 से 16 वाली जो संरचनाएं हैं इनका नाम तो क्या हो गया, मोरूला। इनको तो क्या बोलते हैं, मोरूला कहते हैं। और 16 से 32 जो संरचनाएं होती है इनको कह रहे हैं ब्लास्टुला। ये ध्यान रखना अपने को। जो संरचना है लास्ट वाली, अब ये इसमें कैसे परिवर्तन होगा आगे, यहाँ ये जो अपना युग्मनज है इसके चारों ओर कोशिका का आवरण विकसित हो जाता है। जैसे कोशिकाएं हैं, इनको तो क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। और इसको कहा जाता है इनर सेल मास। और यही आगे जाके और क्या बनाती है, पूर्ण का निर्माण करती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है इसी से। इसी को अपन देखना चाहिए कि जो गर्भाशय है, जो अंडवाहिनी है, उसमें कैसी कैसी चल रहा है। तो अपने को वापस आना पड़ेगा इस डायग्राम पे। इसमें अपन पढ़ रहे हैं जो गर्भाशय है इसमें 3 लेयरें चल रही है। और ये पास में जो सबसे पहले निषेचन होने के बाद में संरचना बनी 2, आगे 4, आगे बढ़ता रहेगा ये 8 हो जाएगी, और फिर आगे 16 हो जाएगी ऐसे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है
यहाँ जैसे निषेचन हुआ युग्मनज बन गया और युग्मनज में अब बदलाव हो रहा, जिससे अंत में कहाँ तक पहुंचेगा, पूर्ण तक पहुंचेगा, पूर्ण में बदलेगा ये। तो ये प्रक्रिया क्या हो रही है, विदलन कह रहे, इसको क्लीवेज कह रहे हैं। और ये काम स्टार्ट होता कब, जैसे जिस दिन निषेचन हो गया उसके 6 दिन बाद स्टार्ट होता है। 6 दिन तक कोई क्रिया नहीं होती इसमें, और वहां से स्टार्ट होता हुआ कहाँ जाता है, ये जो गर्भाशय की एंडोमीट्रियम है के पास में आ जाता है, यहाँ से चलता हुआ। इस संरचना को ध्यान रखना, क्या कहेंगे, ट्रोपो ब्लास्टोसिस्ट। लास्ट में ये ध्यान रखना अपने को, पहले 2 से 4 को 8 16 32 64, लास्ट वाले में ये कंडीशन ध्यान में रखनी है अपने को, जिसमें 2 लेयरें चल रही है, एक को करे ट्रोपोब्लास्ट और एक का नाम हो गया इनर सेल मास। और यही क्या करेगा, भ्रूण में परिवर्तित होगा या आगे जाके भ्रूण का विकास करेगा। तो ये ट्रोपोब्लास्ट का काम क्या है, जो ये एंडोमीट्रियम है, जैसे इसको लेयर को बनाए अपन एंडोमीट्रियम, समझ करो ये एंडोमीट्रियम है। तो जो ये ट्रोपोब्लास्ट है ये भी क्या होगा, इसके साथ में क्या करेगा, जुड़ने के लिए एक आवरण बनेगा, जिसको क्या बोल रहे हैं, क्रोनिक विली कह रहे हैं या विलाई कह रहे हैं। इसको क्या बन जाता है, जो उत्तक है इनका यानी जुड़ने के लिए एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसको एक टर्म देते हैं क्रोनिक विलाई बन जाता है। इससे क्या होगा, जो ये एंडोमीट्रियम है ये क्या कर लेगी, इस पूरी संरचना को कवर कर लेगी। जैसे अपन यहाँ बनाना चाहिए, ये तो गया अपने ट्रोपोब्लास्ट, इसकी लेयर हो गई ये, और यहाँ हो गया इनर सेल मास। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये इसको ऐसे कवर करने लग जाएगी धीरे धीरे, इधर से एंडोमीट्रियम इधर से कवर कर लेगा, धीरे धीरे कवर करते 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 पूरा ये कवर हो जाएगा और अंदर पहुंच जाएगा, यानी एंडोमीट्रियम के अंदर धस जाएगा। इसीलिए इसको अपन प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, अंतरोपण कह रहे हैं, इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। और अब यही क्या होना है, इसका पूरा विकास चलना है, जो 9 महीने का समय है यही इसमें डेवलपमेंट चलेगा। इसके बाद में इसमें प्लेसेंटा कैसे बनेगी ये अपना अगला टॉपिक होगा ना, उसमें पढ़ेंगे इसको, और प्रसव क्रिया कैसे पूरी होगी। अभी अपना पास जो टॉपिक है वो यही है, निषेचन और अंतरोपण क्या होता है या इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो निषेचन हो गया नर और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के जो जुड़ने की प्रक्रिया, वो तो हो गई निषेचन। यहीं पे क्या संपन्न होता है, लिंग निर्धारण का कार्य भी होता है। जो शुक्राणु है उस शुक्राणु में तो क्या रहते हैं, और अंडाणु, शुक्राणु नर के द्वारा उत्पन्न होता है। इस कारण जो इसकी संरचना है गुणसूत्र के लेवल में वो कैसी है, एक्स वाई है, और इसमें क्या रहता है, एक्स एक्स होता है। इसमें एक्स और वाई हो गया, और इसमें एक्स एक्स। ये जब जुड़ेंगे क्या बनेगा, एक्स एक्स हो सकता है या फिर एक्स वाई हो सकता है। एक्स एक्स और एक्स वाई। एक्स एक्स गुणसूत्र है तो क्या उत्पन्न होगा, एक्स एक्स उत्पन्न होगा तो लड़की
और यदि एक्स वाई है तो क्या उत्पन्न होगा? लड़का। तो इसमें तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 44 प्लस एक्स, और इसमें 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि लड़का उत्पन्न होना है या लड़की उत्पन्न होनी है, ये डिपेंड किसके ऊपर है? जो नर है, नर के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न हो रहा है, और शुक्राणु में कौन सा है? एक्स वाई क्रोमोजोम है, और अंडाणु में एक्स एक्स है। तो वाई किससे डोनेट होके आ रहा है? केवल पिता से। तो यानी इसमें जो माँ है उसका कोई ऐसा योगदान नहीं है कि वो डिसाइड करेगी कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये लड़का होना या लड़की होना कौन डिसाइड कर रहा है? जहाँ वाई गुणसूत्र आ गया यानी वो लड़का होना है, और वाई नहीं है तो वो लड़की होनी है। तो ये डिपेंड कर रहा है केवल पिता के ऊपर। क्वेश्चन आ जाए कि लड़का या लड़की होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? माँ के ऊपर या पिता के ऊपर, या दोनों का बराबर योगदान होगा, या 25% इसका होगा, 75% इसका होगा? तो पूरा 100% किसका होगा? जो मेल होगा, पिता होगा ना, उसी के गुणसूत्र पे डिपेंड करेगा। यदि मान लो कि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु एंट्री ले लेता है तो जो संतान बनेगी वो कौन सी बनेगी? लड़का। यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु एंट्री ले लेता है निषेचन की प्रक्रिया में, तो जो संतति बनेगी वो कौन सी होगी? वो होगी लड़की। तो यहाँ लिंग निर्धारण का भी विशेष ध्यान रखना, और ये निषेचन के समय ही हो जाता है। लिंग निर्धारण अलग सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ 3 प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। निषेचन से पहले होता है एक निषेचन के दौरान होता है, और एक निषेचन के बाद में होता है, जो अलग टॉपिक है। तो यहाँ अपने पास में 2 टॉपिक है, एक तो हो गया निषेचन और एक हो गया अंतरोपण। तो निषेचन तो हो गया शुक्राणु और अंडाणु का जो संयोग हो रहा है उसको कह रहे हैं निषेचन, और क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है। और ये होती है 2n संरचना, और ये दोनों होती है अगुणित संरचना। जो ये कार्य है निषेचन का कार्य है, ये कहाँ हो रहा है? अंड वाहिनी या फेलोपियन नलिका में हो रहा है। और जो युग्मनज है इसमें विदलन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और क्या बनाते हैं? 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। हाँ, ये जो प्रक्रिया हो रही है ना, ये एक एक स्टेज आती जाएगी, एक एक दिन में एक एक स्टेप बढ़ रही है। ये लगभग 1 सप्ताह तक चलेगी। ये किसके द्वारा हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ ये जो स्टेजें बन रही है ये किसके द्वारा बन रही है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई कमी नहीं आती है। होता है क्या? 1 से 2 कोशिकाएं बन जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन के कारण डबल होती जा रही है। इनका नाम रहेगा, विशेष ध्यान रखना। सभी को एक साथ बोलना है, तब तो क्या बोलेंगे अपन? ब्लास्टोमियर्स होते हैं। 8 से 16 वाले को क्या बोलेंगे? मोरूला। 16 से 32 वाले को क्या बोलेंगे? ब्लास्टूला कहेंगे। 2 नाम विशेष ध्यान रखने। और जो लास्ट वाला बनेगा उसको क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, जिसमें अपन विशेष संरचना पढ़ रहे हैं। एक तो क्या हो गया इसमें? ट्रोपोब्लास्ट बन गया है, और एक इनर सेल मास बन गया है। ये इनर सेल मास को क्या विकसित करेगा? आगे जाके भ्रूण बना में बदलेगा ये। और जो ट्रोपोब्लास्ट है ये अंतरोपण में मदद कर रहा है। इसकी अंतरोपण समझ गए? जो ये युग्मनज बना, यानी अपनी अंतिम जो स्टेज है वो संरचना बनी, ये एंडोमीट्रियम के अंदर समाहित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को अपन कह रहे हैं अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। तो शुरू से देख लेना इसको वापस। सबसे पहले तो क्या था? निषेचन। ध्यान रखना है कि निषेचन क्या होता है?
तो शुक्राणु अंडाणु का जुड़ना, शुक्राणु नर युग्मक है, अंडाणु मादा युग्मक है, दोनों अगुणित होते हैं, दोनों के जुड़ने की प्रक्रिया कहला रही है निषेचन। निषेचन का कार्य होता है फेलोपियन नलिका में संपन्न, उसमें भी एम्पुला, एम्पुला के भी और अंदर जाए तो दोनों का जो जंक्शन है वहां पे, और संरचना बनेगी युग्मनज जो होता है डिप्लॉइड, और गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 46। इसके बाद में जो गर्भाशय हैं, जो अंडाशय हैं, अंडाशय में 14वें दिन क्या होता है, एलएच हार्मोन का जो स्राव है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो ग्राफीन पुट्टिका थी वो फट जाती है, और वहां से द्वितीयक oocyte के रूप में अंडाणु रिलीज हो जाता है, जो फिम्बरी के माध्यम से कहाँ एंट्री ले लेता है, इस डिंब वाहिनी में। और इधर से ही क्या होता है, जो मैथुन प्रक्रिया हो रही है उसमें वीर्यसेचन प्रक्रिया के माध्यम से शुक्राणु एंट्री ले लेता है, और शुक्राणु चलता हुआ कहाँ पहुंचता है, इधर इस अंडाणु की तरफ। निषेचन तभी पॉसिबल है जब दोनों एक साथ आए। यदि शुक्राणु पहले आके आ जाता है और अंडाणु लेट आता तो भी निषेचन नहीं होगा। दोनों का एक साथ आना जरूरी है निषेचन के लिए। निषेचन हो गया यानी कि क्या बन गया, युग्मनज बन गया। अब ये युग्मनज में क्या होगा, विदलन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, इसमें समसूत्री विभाजन हो जाएगा और अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनेगी। तो इनको अपन क्या कहेंगे, इससे पहले ग्राफीन जो पुट्टिका थी उसमें दो विशेष कार्य ध्यान रखना। जैसे ये फटेगी एलएच हार्मोन के कारण तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, इसके पास में शुक्राणु आ जाएगा तो निषेचन हो जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। यदि ये नहीं पहुंच पा रहा समय पर तो ये प्रक्रिया यहीं बंद हो जाएगी। जो खोल था, जो पुट्टिकीय कोशिकाएं थी वो किस में बदल गई, कार्पस ल्यूटियम में बदल गई। इसको कह रहे हैं अपन येलो बॉडी। और ये दो हार्मोन रिलीज कर रही है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, मुख्य है प्रोजेस्टेरोन। और ये कहाँ जाता है, एंडोमेट्रियम के पास में, और उसको प्रिपेयर करता है जिससे कि वहां जो एम्ब्रियो है उसका विकास हो सके। यदि निषेचन नहीं हुआ होगा तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट हो जाती है और बन जाती है कार्पस एल्बिकेंस। इसको व्हाइट बॉडी कह रहे हैं। ये भी हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, लेकिन मात्रा ज्यादा करता है किसकी, एस्ट्रोजन की। प्रोजेस्टेरोन यहाँ कम स्रावित होता है। इसके बाद में जो युग्मनज बना था उसमें लास्ट वाली जो युग्मनज की अपन संरचना देखे तो इसकी संरचना कैसी थी, ये है द्वितीयक oocyte। इसमें दो लेयरें हैं। पहली लेयर तो हो गई जोना पेलुसिडा की, दूसरी लेयर होगी कोरोना रेडिएटा की। इसके पास में शुक्राणु चल के आएगा, लाखों आएंगे, उनमें से एक ही इसमें एंट्री लेगा। केवल दो भाग ही इसमें एंट्री ले पाएंगे, शीर्ष भाग और मध्य भाग। इसका शीर्ष भाग उसमें है एक्रोसोम, ये हार्मोन रिलीज करता है जो कि इन लेयरों को गलाने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। और जैसे ये शीर्ष भाग इसमें एंट्री लेता है तो सबसे पहले तो टूट गए कोरोना रेडिएटा, फिर सेकेंड लेयर आ गई जोना पेलुसिडा, और फिर अंदर आ गया इसका द्रव्य। तो वहां तक अपने शीर्ष भाग को ले जाता है। और इसका जो केंद्रक है अगुणित था, और जो इसका केंद्रक है ये भी अगुणित था। दोनों क्या होते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और इन दोनों के जुड़ने को अपन क्या करें, वास्तविक निषेचन कह रहे। तो ये अगुणित, ये भी अगुणित। अब यहाँ संरचना कैसी होगी, 2n यानी द्विगुणित। इसका विकास चलेगा किससे, विदलन प्रक्रिया से, माइटोसिस के माध्यम से। तो यहाँ 1 से 2 बनेंगे पहले, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, यह प्रक्रिया चलती जाएगी। इनमें सभी के जो नाम हैं वो कॉमनली तो कह रहे हैं इनको ब्लास्टोमियर्स। इनमें से 8 से 16 वाली जो संरचना उसको है मोरूला, 16 से 32 वाली है ब्लास्टूला। इसके बाद में जो अंतिम संरचना अपन देख रहे हैं वो कैसी होती है, उसको कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट। जो अंतिम संरचना है वो विशेष ध्यान रखनी है, उसको कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं। इसमें जो लेयर है उस लेयर को तो कह रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट, यानी कोशिकाएं ये सब, इनकी एक आवरण बन जाता है, उसका नाम तो हो गया ट्रोपोब्लास्ट। और जो बीच में कोशिकाओं का मांस बनता है इसको कह रहे हैं इनर सेल मास।
ये तो बन जाएगा क्या, भ्रूण एम्ब्रियो, और ये मदद करेगा इसको इम्प्लांटेशन में, अंतरोपण में। ये प्रक्रिया कैसी होगी, ये यहाँ से चलता हुआ धीरे धीरे विकसित होता हुआ गर्भाशय की तरफ मूवमेंट करता रहता है, और इसी के माध्यम से जो गर्भाशय की एंडोमीट्रियम थी और इसकी जो लेयर है, दोनों एक कॉम्बिनेशन बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाई कहते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, ये एंडोमीट्रियम के अंदर धस जाता है, और ये अंदर पहुंचने की प्रक्रिया हो गई इम्प्लांटेशन। इसके बाद में इसका आगे डेवलपमेंट चलेगा, परिवर्धन चलेगा, जिसको पढ़ेंगे भ्रूण परिवर्धन के नाम से, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के नाम से। कैसे इसमें प्लेसेंटा बनेगी और कैसे न्यूट्रिशन वगैरह लेता रहेगा, कैसे ये हार्मोन रिलीज करेगा, उनका क्या क्या काम होगा, और अंत में प्रसव क्रिया कैसे हो रही है, दुग्ध श्रावण कैसे हो रहा है, ये अपना अगला टॉपिक रहेगा। इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, यहाँ लिंग निर्धारण का काम भी होता है। तो जो शुक्राणु है उसमें क्या रहता है, ये नर के द्वारा उत्पन्न होता है, तो नर में होता है, अपने मानव में क्या होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें 23 जोड़े, 22 जोड़े सेम है, एक जोड़ा अलग है, यानी एक्स वाई है एक। और जो अंडाणु है यानी फीमेल है, उनके पास में पूरे के पूरे कैसे हैं, एक्स एक्स का ही जोड़ा है। तो यहाँ दो प्रकार की संभावनाएं हैं, जो नर है उसमें दो प्रकार की संभावनाएं हैं। जो शुक्राणु बनेगा उसमें एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। शुक्राणु दो प्रकार के बन सकते हैं, एक में एक्स होगा या फिर वाई होगा। यहाँ जितने भी अंडाणु बनेंगे सब में क्या होगा, एक्स एक्स ही होगा। अब इनमें से कौन सा शुक्राणु अंडाणु के पास में गया है, यदि वाई वाला गया है तो क्या बन जाएगा, लड़का, यानी जो भी बनेगी संतति वो लड़का होगा। और यदि एक्स वाला शुक्राणु गया है तो यानी कि उससे फर्टिलाइज हुआ है, तो फिर फीमेल बनेगी, यानी लड़की उत्पन्न होगी। एक चीज और यहाँ विशेष ध्यान रखना, जो फीमेल होती है उसके पास में कितनी है, 400 ग्राफियन पुट्टिकाएं होती है। अपन ने पहले क्या पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी मेनार्क और एक पढ़ी थी अपन ने मेनोपॉज, यानी रजो दर्शन और रजो निवर्ति। इसके बीच की अवस्था को अपन ने क्या कहा था, जनन काल कहा था। यानी एक तो हो गया मेनार्क, और जो लास्ट वाला जहां बंद होता है उसको कह रहे हैं मेनोपॉज। इसी के बीच का क्या है, जनन काल। तो प्रत्येक माह क्या होती है, एक ग्राफिन पुट्टिका बनती है और उससे क्या होता है, अंडाणु रिलीज होता है। तो टोटल लगभग कितनी है, 400, और एक साल में कितने महीने हैं, 12 महीने। तो लगभग कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी आ गई है, 3 3 3.33 तक चलता जाएगा ये। अब अपन ने क्या पढ़ा था, लगभग इसकी आयु कितनी होती है, 12 से लेके 14 वर्ष से स्टार्ट होता है ये, और खत्म कब हो रहा है ये, लगभग 45 से 50 वर्ष तक। तो लगभग जनन अवधि कितनी हो गई फीमेल में, 35 37 38 साल तक। यानी कि इसी अवस्था के दौरान वो संततियां उत्पन्न कर सकती है। जबकि जो ये घटनाक्रम है ये इसे नर में भी चलता है, लेकिन वहां क्या होता है, वो अपनी संपूर्ण आयु में क्या करता है, शुक्राणु बनाता रहता है, और फीमेल में आयु क्या है, फिक्स है। तो इसमें तो कितनी हो गई, मेनार्क और मेनोपॉज की जो अवधि है उसी के दौरान क्या हो सकता है, यानी कि अंडाणु रिलीज होगा, और यदि शुक्राणु आ जाता है तो निषेचन हो जाएगा और नई संतति उत्पन्न हो जाएगी। तो अंडाणु रिलीज करने का यहाँ फिक्स समय है, और जबकि जो नर है उसमें शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया अपने संपूर्ण जीवन काल में चलेगी, किशोरावस्था से शुरू होकर। ऐसा नहीं कि उसमें किशोरावस्था से पहले होगी, किशोरावस्था के बाद में मृत्यु तक भी उसमें क्या होंगे, शुक्राणु बनते ही रहेंगे। और जबकि जो फीमेल होगी उसमें 45 से 50 वर्ष के बाद में ये प्रक्रिया रुक जाएगी।
तो ये दो टॉपिक है अपने, निषेचन क्या है और अंतरोपण क्या होता है। अब इसमें कुछ पूछना हो तुम्हारे को? ये डायग्राम विशेष रूप से अपने दिमाग में रखने हैं। कौन सा? यहाँ निषेचन कहाँ होगा, ये प्रक्रिया याद रखनी है अपने को, कैसे निषेचन होता हुआ ये आगे बढ़ रहा है। दोनों इंटरकनेक्टेड टॉपिक है ये, ऐसा नहीं कि पहले निषेचन पढ़ देंगे पूरा फिर इसकी अलग बात करेंगे। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है, ये आगे भी ऐसा ही टॉपिक आएगा।